आज ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को इस गठबंधन सरकार में उनकी हैसियत याद दिला दी है। आइए जरा सबसे पहले देख लेते हैं नीतीश बाबू जब शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण नीतीश बाबू 10वीं बार कर रहे हैं, जरा देखिए। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के थोड़ा लड़खड़ाते हुए नीतीश कुमार, तबीयत ठीक नहीं है आप जानते हैं, और पढ़ने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन चलिए, नीतीश बाबू ने आज शपथ तो ले ली, और शपथ ले तो ली, लेकिन नीतीश कुमार को इस गठबंधन सरकार में उनकी हैसियत बीजेपी ने दिला दी है। आपको बता दूं कि नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक विजुअल और दिखाना चाहता हूं। आइए जरा इसको शुरुआत से बिना ऑडियो के इस विजुअल को देखिए। जरा आराम से फुल स्क्रीन ले आइए। देखिए इसमें तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक तो आज एक साथ पांच मंत्रियों ने एक साथ, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि किसी गाने का कोरस जो चल रहा होता है ना, वो कोरस चल रहा था। लेकिन उसके अलावा आप देखिए, आ रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्री जो हैं वो आते हैं, चले जाते हैं। नीतीश बाबू बैठे हैं हाथ जोड़े हुए, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। और खासकर जो 14 मंत्री जो बीजेपी के 14 मंत्री जो बने हैं, उनमें से मैक्सिमम ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन करते हुए तो नजर आए, लेकिन नीतीश बाबू बैठे रहे कुर्सी पे। नीतीश बाबू की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। आखिर ये क्या चल रहा है? नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, जो उनके मातहत काम करेंगे, मुख्यमंत्री के मातहत होंगे, उनके मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ आप मुखातिब नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हैं और निकल लेते हैं। क्या यही हैसियत रही गई नीतीश कुमार की? आइए आपको बता दूं कि नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ग्राफिकली जरा स्क्रीन पर हम लेके आते हैं। नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन इनमें से बीजेपी के 14 मंत्री हैं। 14 मंत्री बीजेपी के, और जेडीयू से केवल 8 मंत्रियों को जगह मिली है। जबकि चिराग पासवान के खाते में 2 मंत्री पद आए हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्री पद दिया गया है। यह तो समझ आ रहा है कि उनकी भागीदारी इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। खासकर उपेंद्र कुशवाहा, और इधर चिराग पासवान की बात करें और हम की बात करें, यानी जीतन राम मांझी की बात करें, उनकी भागीदारी जितनी थी उस हिसाब से है। लेकिन और अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान को यहां बड़ी चतुराई से आगे बढ़ाया गया है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी ने अपने पास रखकर नीतीश कुमार को बता दिया है कि अब बिहार में उनके लिए पहले जैसी बहार नहीं रहेगी। बिहार में बहार बाद नीतीश कुमार बाद जो था पहले, अब वो बहार नहीं रहेगी वहां पे। अब बड़ा भाई का किरदार बीजेपी का है, यह आज बीजेपी ने यहां दिखा दिया है। नीतीश सीएम भले बन गए हैं, मगर असली डोर बीजेपी के हाथों में रहेगी। चुनावों में बीजेपी पहले ही 90% स्ट्राइक रेट के साथ 89 सीटों पर जीती है, लेकिन नीतीश के पास भी 85 सीटें हैं। फिर भी जेडीयू को कम सीट देकर बीजेपी ने बता दिया है कि बिहार में अब बीजेपी सरकार बनी है, एनडीए केवल मुखौटा है, नीतीश कुमार केवल मुखौटा हैं। अब नीतीश कुमार ने किस दबाव में जेडीयू के कद के साथ समझौता कर अपनी सीएम की कुर्सी बचाई है, यह तो वही जानते हैं। लेकिन आज कहा जा सकता है कि नीतीश जीत कर भी हार चुके हैं। 10 बार सीएम पद की शपथ लेने का कारनामा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अपना सियासी कद उन्होंने घटाकर, नीतीश कुमार ने घटाकर बीजेपी के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। बिहार की राजनीति में क्या अब बीजेपी का ही बोलबाला चलेगा, या नीतीश कुमार की बात भी सुनी जाएगी? यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। 5 साल आगे क्या कुछ होगा, सब हम और आप देखेंगे, और इसी माध्यम से डीबी लाइव के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर चुनाव आयोग की साख बचाने की कथित चिंता भी देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कल ही आपने इसी कार्यक्रम में देखा कि 272 वरिष्ठ लोगों ने
सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोगों ने खुला खत राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा था। राहुल गांधी पर सीधा हमला था और बोला था कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की साख को खराब कर रहे हैं। और ये जो 272 लोग जो चिट्ठी लिखे उसमें से 99% लोग सिग्नेचर किया या नहीं किया ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनके नाम जरूर देखे। ये 99% लोग जो हैं वो सवर्ण तबके से आते हैं। राहुल गांधी किनकी बात करते हैं? दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की। इस कैटेगरी से आने वाले लोग कितने हैं उस लिस्ट में आप देख लेंगे। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे ले आऊंगा, आप देखिएगा, खोज कर निकालिए। लेकिन इस पर अब कांग्रेस ने जवाब दिया है। पवन खेड़ा ने इस पर जो कहा है, आइए जरा सबसे पहले उनको सुनते हैं, पवन खेड़ा को, इसी मसले पे। और इधर दूसरी एक चिट्ठी आई है जो 175 लोगों ने लिखी है, वो राहुल गांधी के पक्ष में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। उस चिट्ठी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले कल की चिट्ठी पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए। रिटायर्ड लोगों के हस्ताक्षर देखे हमने। बात यह है कि एक सर्विंग चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, समूचा विपक्ष उठा रहा है। एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को पहले बचाने बीजेपी आती है और एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को फिर बचाने रिटायर्ड लोग आ जाते हैं। ऐसी क्या बात है? क्या लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते? क्या ये लोग सब लोकतंत्र को मृत देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में? ये अच्छा नहीं लग रहा देखकर। सवाल पूछना मतलब हमला बोलना नहीं होता। ये मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में डाल दी है। जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे वो प्रधानमंत्री का दुश्मन माना जाता है, वो देश का दुश्मन माना जाता है। जो चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे, फंक्शनिंग पे सवाल पूछे, जायज सवाल पूछे, उसकी क्या उम्मीद होती है देश को कि भाई वहां जवाब आएंगे? जवाब नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। उससे काम नहीं चलता तो अब रिटायर्ड लोगों की फौज, जो अब माफ कीजिएगा, अब उनको रिटायरमेंट में पार्क वार्क में जीवन बिताना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, कोई अच्छी बातें करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते अच्छी बातें तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। लोकतंत्र आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके नहीं मजबूत होता। लोकतंत्र आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके नहीं मजबूत हो सकता। लेकिन यहीं पर कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी क्या कुछ कहा है, आइए उनको भी सुनते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जो बात कह रहे हैं वो जरा और पैनापन के साथ जरा सुनिए। जितने लोग ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं पिछले 10, 12, 13 सालों के अंदर, जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता, बताइए, जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिए, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। तो सुन लिया आपने राजेंद्र पाल गौतम को, दलित कितने, पिछड़े कितने। ये 272 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी लिखती है कि राहुल गांधी जी को लेकर जिन 272 लोगों ने खत लिखा है वो सरकार से लाभ ले रहे हैं। खत लिखने वालों में से 99% लोग सवर्ण हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी से नफरत करते हैं। ये लोग वोट चोरी, दलित, आईपीएस की आत्महत्या पर सवाल क्यों नहीं करते। आपको बता दूं कि रिटायर्ड लोगों की इस चिट्ठी के बाद अब 175 प्रमुख हस्तियों ने बिहार चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर खुला खत लिखा है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि हम देश के नागरिक पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करते हैं। हम बिहार चुनाव परिणामों को धोखाधड़ी मानते हैं और विपक्ष से भी यही मांग करते हैं कि वो इन परिणामों को स्वीकार न करे।
मतलब बिहार में सरकार बन गई है, लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर घमासान जारी है। इधर मोदी गंगा नदी के बिहार से बंगाल जाने को अपनी जीत से जोड़ रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन वहां ममता बनर्जी ने अभी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज ही ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक खत लिखकर राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान वाला और अमानवीय बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर कवायद न सिर्फ अनियोजित और अराजक है बल्कि खतरनाक भी हो गई है और यह अब चिंताजनक चरण में पहुंच चुकी है। खत में ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया हमारी लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। गलत या अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटरों का नाम कट सकता है। बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। ये बात यहां ममता बनर्जी कह रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां ममता बनर्जी कह रही हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। ये काम उन तमाम राज्यों में हो रहा है जहां चुनाव हैं। जहां चुनाव नहीं है वहां भी, जिसमें उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड, ऐसे कुछ राज्य और हैं जहां चुनाव नहीं है, वहां भी एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर के फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस फॉर्म के जरिए कहीं ना कहीं आपके वोट को काटने की कोशिश हो रही है। मेरे घर पर भी एसआईआर, मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, दिल्ली एनसीआर की बात है। और नोएडा में चूंकि उत्तर प्रदेश है राज्य के हिसाब से, यहां भी एसआईआर मेरे घर पर मेरा भी आया हुआ है। मैं उसको देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसको कैसे, मैं तो चलो भर दूंगा, लेकिन वो गरीब तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे करेगा। आप मांग रहे हैं पिता का एपिक नंबर, आप मांग रहे हैं माताजी का एपिक नंबर, आप या 2003 का नंबर। मैं 2003 में यहां नहीं था, कहीं और था, वहां से कहां से ढूंढ के लाऊं। ये सारी चीजें हैं इस कवायद में। बिहार में क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। बिहार में 69 लाख लोगों के नाम, 70 लाख लोगों के नाम काट दिए और जो जोड़े गए वो नाम कौन है आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया। कहां से आए वो लोग नहीं बताया, 22 लाख लोग कहां से आ गए। लेकिन जो डिलीशन हुआ और जो सबमिशन हुआ, एडिशन हुआ, जो वहां जोड़ा गया, जो घटाया गया, उन नामों में से टॉप 5 को आप देख लीजिए। उन टॉप 5 में 4 एनडीए के खाते में, जो डिलीशन हुआ उसमें भी जितने नाम काटे गए उसमें से टॉप में, ये तो सिर्फ 4 की बात बता रहा हूं, वहां पर नाम बहुत भी हैं। 128 नाम ऐसे हैं जो जीत के आए हैं, आप लोगों के सामने हम रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही, कांग्रेस केरला ने उसे जारी किया था। लेकिन डिलीशन में भी और एडिशन में भी, दोनों जगह जो नाम जोड़े गए, जो नाम घटाए गए, उसमें आखिर कैसे सिर्फ और सिर्फ फायदा हो गया एनडीए को, फायदा हो गया बीजेपी जेडीयू को। कैसे, जरा सोचिएगा। क्या यह कवायद कहीं ना कहीं इस देश के साथ छल नहीं है, हमारे आपके साथ धोखा नहीं है? क्या एसआईआर धोखा है? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में नीतीश को उनकी हैसियत का एहसास आज बीजेपी ने करा दिया है और क्या अब पश्चिम बंगाल फतह का मोदी का सपना ममता बनर्जी तोड़ेंगी और इन सब के बीच राहुल गांधी के पक्ष में कैसे आ गए दिग्गज। 272 के सामने 175, कौन मजबूत? देश में लड़ाई क्या अब सिविल सोसाइटी के जरिए लड़ी जा रही है? इन सबको सामने हम रखते हैं, उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाते हैं।